हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सुपरफास्ट 100 की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर पुणे से। पुणे से करीब 120 किलोमीटर दूर अंबेगांव में जमीन धंसने से हाहाकार मच गया है। हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 150 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान खिसक गई, जिसका मलबा 40 घरों के ऊपर इलाके में फैल गया। इन घरों में रहने वाले करीब 150 लोगों के मलबे में नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। राहत और बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर हैं। मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। 40 से 45 परिवारों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ साथ राहत और बचाव के लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। आला अधिकारी भी मौके पर हैं। सभी हालात पर पैनी नजर बनाए हुए। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मलबा हटाने के लिए करीब 20 जेसीबी मशीनें मौके पर हैं। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी 35 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में कल बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक रोडवेज की बस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 21 यात्रियों की मौत हो गई। शिमला के पास हुए इस हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आनंद फानंद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और यात्रियों को निकालने का काम शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश कहर बरपा रही है। बारिश के चलते कांगड़ा जिले में पहाड़ से कटकर पत्थरों और मिट्टी का मलबा एक कार पर जा गिरा, जिससे कार पूरी तरह से मलबे में दब गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव का काम किया। हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। उन्हें अपने बचाव में कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। पहाड़ से कटकर गिरा मलबा सीधे कार पर जा गिरा और कार मलबे में ही दब गई। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का कहर लगातार जारी है। राज्य के 3 जिले धेमाजी, सोनतपुर और जोरहाट जिले बाढ़ की चपेट में हैं। तीनों जिलों के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिससे हाहाकार मचा। असम के धेमाजी जिले में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तबाही मचा रही हैं। यहां के रुनाई इलाके जिले बाढ़ की चपेट में हैं। तीनों जिलों के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिससे हाहाकार मचा। असम के धेमाजी जिले में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तबाही मचा रही हैं। यहां के रुनाई इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस इलाके में 20 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं सोनतपुर जिले में जिया, बरहाली और महाबाहु नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस जिले के करीब 100 गांव बाढ़ की चपेट में। महाराष्ट्र के भिवंडी में बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। लगातार हो रही बारिश से हुए जलभराव के चलते सड़कें तालाब बन गई हैं। लोग अंदाजे से ही सड़कों पर आ जा रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। गाड़ी चलाने वालों को काफी परेशानी आ रही है। भिवंडी में बारिश के चलते बाढ़ के हालात अब बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं। उनका पानी तटबंध तोड़कर शहरों में घुसाया है। सड़कों और हाईवेज तक पर पानी बह रहा है, जिससे भारी गाड़ियों के पहिए भी धंस गए हैं। लोग पानी से गुजरकर आने जाने में मजबूर हैं। मुंबई से सटे ठाणे में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बीते कई दिन से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उनका पानी सड़कों से होकर बह रहा है, जिससे यातायात ठप हो गया है। ठाणे में भारी बारिश के कारण जिले के लगभग 50 गांव तहसील मुख्यालयों से कट गए हैं। मुरबाद और पालघर तालुका के इन गांवों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बीती रात अहमदाबाद में हुई तेज बारिश के चलते पूरा शहर पानी पानी हो गया। जलभराव के चलते शहर के कई निचले इलाके डूब गए। अहमदाबाद की सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक भी बाधित हुआ। भारी बारिश के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्री भी परेशान हैं। खराब मौसम के बीच केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। 22 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। 28 जुलाई को मौसम खराब होने की वजह से यात्रा रोक दी गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े बीच बाजार कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद बदमाश आराम से फरार भी हो गए। हैरानी की बात यह है कि मोटरसाइकिल सवार ये बदमाश जब फायरिंग कर रहे थे, उसी वक्त ठीक उनके पीछे से पुलिस के 2 हथियारबंद जवान मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे। बावजूद इसके बदमाशों को जरा सा भी डर नहीं लगा
और वो गोलियां बरसाकर फरार हो गए। बदमाशों ने ये फायरिंग एक सराफा व्यवसायी के घर पर की। ये फायरिंग व्यवसायी को धमकाने के लिए की गई थी। इन बदमाशों ने उससे रंगदारी में कैश और गहनों की मांग की थी। व्यवसायी को डराने के लिए उसके घर पर फायरिंग हुई। फायरिंग की घटना के 1.5 घंटे के अंदर ही हरकत में आई पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाशों को अलग अलग इलाकों से धर दबोचा। इनमें से एक बदमाश पहले ही जेल जा चुका है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ज्योति के पति पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पीयूष ने मान लिया है कि उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की। ज्योति के मर्डर में पीयूष समेत 5 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिसमें 2 ड्राइवर समेत 2 अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने एक ड्राइवर अवधेश को इलाहाबाद से गिरफ्तार किया है। ज्योति की हत्या की वजह करोड़पति कारोबारी पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड के अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड सैकड़ों मैसेजेस किए थे। किसी से 6 घंटे में 150 SMS एक्सचेंज हो और पर डे 50 SMS एक्सचेंज हो और हस्बैंड अपनी वाइफ को मना कर दे कि आप हमारा मोबाइल फोन न छू सकती हैं, न देख सकती हैं, न स्क्रॉल कर सकती हैं। पुलिस ने पीयूष की गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो कानपुर के बड़े गुटखा कारोबारी की बेटी है। लड़की से पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस का पीयूष पर शक गहराया। पहले तो ये कि जब पीयूष वरांडा रेस्टोरेंट में था तो वो शर्ट पहने हुए था, लेकिन वारदात के बाद जब वो थाने पहुंचा तो वो टी शर्ट में दिखा। वहीं पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में पीयूष मोबाइल से किसी को लगातार मैसेज कर रहा है। पत्नी से बिल्कुल बात नहीं कर रहा और परेशान भी दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज में भी वो लगातार मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, SMS रिसीव कर रहे हैं, पीछे लेट गए हैं, हुक्का पी रहे हैं, लेकिन वाइफ की तरफ न देख रहे हैं न बात कर रहे हैं। कानपुर में रविवार की रात बिस्किट कारोबारी पीयूष की पत्नी ज्योति की हत्या हुई थी। तब पति ने पुलिस को बताया था कि वो अपनी कार से निकल रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उनसे मारपीट की और कार समेत पत्नी को अगवा करके ले गए। बाद में ज्योति की हत्या कर दी गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में यह भी कहा है कि अखबार में जासूसी की छपी रिपोर्ट बेबुनियाद से गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुद नितिन गडकरी जासूसी होने की बात नकार चुके हैं। जिनके बेडरूम में यह हाई पावर लिसनिंग डिवाइसेस लगाए जाने की बात की जा रही है, स्वयं भी उन्होंने इस पूरी खबर को बेबुनियाद और निराधार बताया। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जासूसी की खबरों का खंडन करते हुए सरकार ने विपक्ष की जांच की मांग को आज खारिज कर दिया। संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब जासूसी हुई ही नहीं तो फिर जांच का सवाल ही नहीं उठता। जो भी खबर छपी है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच कराए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जासूसी प्रकरण पर सरकार को घेरा और पूछा कि आखिर कितने मंत्रियों, सांसदों और अफसरों की जासूसी हो रही है या फिर फोन टैप किया जा रहा है। ये जानना चाहते हैं ऐसे कितने मिनिस्टर्स के घर में ऐसे इक्विपमेंट है और कितने मिनिस्टरों के घर में ये जासूसी चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जासूसी प्रकरण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तो वहां पर हजारों लोगों के फोन टैप्स होते थे। खड़गे ने मांग की कि जासूसी प्रकरण पर पीएम को ही जवाब देना चाहिए। इसके बारे में स्टेटमेंट प्रधानमंत्री खुद देना चाहिए, क्योंकि उनके राज्य में भी ऐसा हुआ था और आज यहाँ भी हो रहा है। 29,000 लोगों का टैप उन्होंने टैपिंग किया था और जासूसी की थी। कांग्रेस ने जासूसी प्रकरण की जेपीसी जांच यानी किसी की संयुक्त संसदीय समिति बनाकर जांच कराने की मांग की, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि जासूसी हुई ही नहीं है तो फिर जांच क्यों करवाई जाए। राज्यसभा में भी जासूसी प्रकरण पर विपक्ष ने हंगामा किया। प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए मांग लगातार उठती रही। राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। कांग्रेस ने पूछा कि आखिर सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है। उधर जासूसी की खबरों के बीच में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आए। गडकरी ने कहा कि जासूसी की खबरों को बेबुनियाद बताया और कहा कि मीडिया में चल रही खबरों का कोई आधार नहीं है। पहले दिल्ली का घर बताया, फिर मुंबई का घर बताया। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, फॉल्स है और गलत है।
कि आप जो कुछ लिख रहे हैं और जो कुछ दिखा रहे हैं टोटली बेसलेस है, फॉल्स है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। बीजेपी और सरकार भले ही जासूसी कांड से किनारा कर रही हो, लेकिन बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जासूसी मामले पर श्वेत पत्र लाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि यूपीए के शासनकाल में गडकरी की जासूसी हुई थी। तो ये तो छिपी बात नहीं है। अब कांग्रेस वाले उसको छिपाने के लिए ये गडकरी को मोदी की सरकार ने की इस प्रकार की नापशनाप बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि एक श्वेत पत्र इस पर जारी करनी चाहिए। संसद की कैंटीन में खराब खाने का मामला राज्यसभा में उठा। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने कहा कि खराब खाने के चलते रामगोपाल यादव और जया बच्चन की तबियत बिगड़ गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा जानबूझकर सरकार तो नहीं कर पा रही। कैंटीन का खाना खाने के बाद 4 दिन जो है हॉस्पिटल में रह के आए श्री रामगोपाल यादव जी, और उसी खाने को खा करके बहन जया बच्चन जी की तबियत खराब है। क्या पार्लियामेंट के सदस्यों को जानबूझ करके ऐसा खाना दिया जा रहा है ताकि इनके खिलाफ बजट सेशन में उनकी जुबान शांत की जा सके? वहीं सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि कैंटीन में बासी खाना मिलता है जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बीच में काफी देर तक पार्लियामेंट रात को चलता रहा तो लोगों ने चीजें खाई जिसकी वजह से बहुत तकलीफ रही। बासी खाना दिया जा रहा है। सांसदों की शिकायत के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि इस बाबत संसद की कैंटीन के मैनेजर से बात की जाएगी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने संसद की कैंटीन में डोसा खाया था जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। खाने में कुछ गड़बड़ी है। मैं ये तो नहीं बता सकती स्पेसिफिकली कि क्या खराब था, पता नहीं। मैंने एक दिन डोसा खा लिया, शायद उसकी वजह से हो गया। जया बच्चन ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संसद की कैंटीन में खिचड़ी खाई थी जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि अब तो कैंटीन में कुछ भी खाने से डर लगता है। टमाटर की बढ़ती कीमत को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रभारी प्रभात झा ने अजीबोगरीब बयान दिया है। प्रभात झा ने कहा है कि लाल गाल वाले अमीर लोग ही टमाटर खाते हैं। टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं, पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं। टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं, पैसे वाले होते हैं, वे टमाटर को लाल गाले वाले अमीरों का भोजन बताने वाले बीजेपी नेता प्रभात झा के खिलाफ कांग्रेस ने इंदौर में प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका। संघ की नाराजगी की वजह से केंद्र सरकार ने आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के टेस्ट की इजाजत नहीं दी है। स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर चावल, कपास और बैंगन के परीक्षण पर रोक की मांगी थी। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। इन्हें हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया। मुखर्जी नगर में अभी भी यूपीएससी के कई परीक्षार्थी धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। ये छात्र सीसेट हटाने और सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने के आंदोलन में साथ देने की अपील की। सिविल सेवा की परीक्षा से सीसेट को हटाने की मांग को लेकर वाराणसी में बीएचयू गेट के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला भी फूका। छात्रों ने प्रारंभिक परीक्षा फिलहाल टालने की मांग की। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी आज से 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। कैरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। साथ ही कैरी भारत अमेरिका सामरिक संवाद में हिस्सा लेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। मोदी के चुनावी नारे सबका साथ सबका विकास की कैरी ने तारीफ की थी। चीनी मीडिया भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद हो गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेजी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम नरेंद्र मोदी के 18 घंटे काम करने की कार्यशैली की तारीफ की। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन में सीटों के बंटवारे का झगड़ा खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। एनसीपी जहां 144 सीटों पर अड़ी हुई है, वहीं कांग्रेस इतनी सीटें एनसीपी को देने के लिए तैयार नहीं है।
कल मुंबई में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे की मौजूदगी में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। माणिकराव ठाकरे ने कहा कि एनसीपी को साल 2009 के फॉर्मूले की तरह ही 114 सीटें ही दी जाएंगी, उससे एक भी सीट ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा कि एनसीपी अड़ी रहे तो अड़ी रहे, कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि एनसीपी के साथ सीटों के बंटवारे पर आखिरी फैसला दिल्ली आलाकमान ही करेगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी पहले कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ही बात की जाए। महाराष्ट्र में कांग्रेस साल 2009 के फॉर्मूले पर जोर दे रही है। 2009 में एनसीपी 288 सीटों में से 114 पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब एनसीपी आधी सीटें यानी कि 144 सीटें डिमांड कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बगावत करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह और बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात गुजरात भवन में हुई। मंगलवार की शाम करीब 7:30 बजे दोनों एक दूसरे से मिले। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने माना है कि अमित शाह से उनकी राजनीतिक बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद ही वो आगे का फैसला लें। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए ऊर्जा मंत्री कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया था। कैप्टन ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा चुनाव हार जाएगी। राजस्थान के बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने सांसदों को भरोसा दिलाया कि कैबिनेट विस्तार में राजस्थान को प्रतिनिधित्व मिलेगा। वाराणसी में गंगा आरती की तर्ज पर कल अहमदाबाद में साबरमती नदी की आरती की गई। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने साबरमती नदी की पहली आरती की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद राहुल और सोनिया की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। राहुल और सोनिया की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। सुपरटेक बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 92A में बने सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर्स को अवैध ठहराया है और खरीदारों को पैसा वापस करने का आदेश दिया है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक को 30 अगस्त से पहले खरीदारों की मूल राशि लौटानी होगी और 30 अक्टूबर तक 14% ब्याज भी लौटाना होगा। तमिलनाडु के कुंभकोणम के स्कूल में हुए भयंकर अग्निकांड में 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। हरियाणा में एक आईएएस ने मुख्य सचिव पर परेशान करने का आरोप लगाया है। आईएएस प्रदीप कासनी के मुताबिक मुख्य सचिव भयंकर अग्निकांड में 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। हरियाणा में एक आईएएस ने मुख्य सचिव पर परेशान करने का आरोप लगाया है। आईएएस प्रदीप कासनी के मुताबिक मुख्य सचिव एससी चौधरी ने उन्हें धमकी भरा एसएमएस भेजा। प्रदीप कासनी का आरोप यह है कि जल्द रिटायर होने जा रहे मुख्य सचिव प्रस्तावित राइट टू सर्विस कमीशन के प्रमुख बनना चाहते हैं। सहारनपुर में आज कर्फ्यू से 5-5 घंटे की छूट दी जा रही है। न्यू सिटी में सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई, जबकि ओल्ड सिटी में दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक ढील दी गई। 6 थानों में पुलिस और पब्लिक के बीच में मीटिंग के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया। झारखंड के देवघर में गुस्साई भीड़ ने एक बस में तोड़फोड़ के बाद उसमें आग लगा दी। बताया जा रहा है कि इस बस की चपेट में आने से कुछ लोग जख्मी हो गए थे, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। ये सारी घटना देवघर के कुंडा इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि बासुकीनाथ से आ रही इस बस के ड्राइवर ने तेज रफ्तार के चलते नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बस के कंडक्टर को निकाला। बस में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद भीड़ ने बस में आग लगा दी। इलाहाबाद के नैनी में 5 साल की बच्ची से रेप से भड़के लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। यूपी के हमीरपुर में गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। राठ इलाके से बीएससी में पढ़ने वाली लड़की को कुछ लोग उसके घर से अगवा कर ले गए और बाद में उसकी लाश मिली। आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने पहुंचे परिजनों के साथ थाना प्रभारी ने बदसलूकी की। दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक लड़की को कमरे में बंद करके उसे बेड से पीटने और कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया गया। दरिंदगी का आरोप नूरी नाम के शख्स पर लगा है। आरोपी नूरी ने लड़की को धमकी दी कि पुलिस में शिकायत करने पर पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में ई रिक्शे ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसके हाथ में 2.5 साल का मासूम गर्म तेल की खौलती कढ़ाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई।
दिल्ली के उत्तमनगर में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। मुंबई के अंधेरे थाने में लॉकअप में 24 साल के एक आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के बागपत में 2 गुटों के बीच में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से हुई फायरिंग में 9 लोग जख्मी हुए। वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सतना के मैहर की पहाड़ियों में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए एक छात्र पहाड़ियों के बीच में फंस गया। करीब 17 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लड़के को बचाया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में आदमखोर गुलदार के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया।